8, Chapter 8, Cell, Structure and Functions, Module 4. हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. न्यूक्लियस एक लार्ज यानी बड़ा सा स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर है जो जनरली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. सारे एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है, पर प्लांट सेल्स में ये सेल के साइड में होता है, पेरिफेरी पर होता है. क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ी सी खाली स्पेस होती है जिसे वैक्यूल कहते हैं. याद है ना, हमने एक्टिविटी में देखा था अनियन पील सेल में एक बड़ी सी वैक्यूल थी. तो वैक्यूल के कारण प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में यानी पेरिफेरी पर होता है. वैक्यूल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में. डायग्राम में देखिए, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है. इसमें क्या क्या दिखाया गया है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल. तो न्यूक्लियस के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल. न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है. इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है, यानी इनमें पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट होता है. तो न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन हुआ? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में सेलेक्टेड सब्सटेंसेस का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट. न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. द डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है. अब ये आरएनए क्या होता है? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए और आरएनए. डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. इन दोनों के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है और आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है ना? न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स को क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स. और ये क्रोमैटिन फाइबर्स डीएनए से बने होते हैं. डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. When the cell divides to make new cells, the nucleus also divides. यानी कि जब सेल डिवाइड करता है नए सेल बनाने के लिए तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है. और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, when the nucleus divides, the chromatin fibers condenses to form chromosomes. क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं. तो क्रोमोसोम्स हमें हमेशा डिवाइडिंग सेल्स में ही दिखाई पड़ते हैं. जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं उन्हीं में हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं. अदरवाइज ये क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. अ यूनिट और सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. डीएनए की एक यूनिट या सेगमेंट को जीन कहते हैं. तो जीन कहाँ पर होते हैं? जीन क्रोमोसोम्स में होते हैं. क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं और डीएनए के सेगमेंट्स को जीन्स कहते हैं, यानी क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं. आपको पता है जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन्हें हेरिडिटी की यूनिट कहा जाता है.
हेरिडिटी की यूनिट यानी ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं। कुछ फीचर्स में वो पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, जैसे कि अगर किसी के मदर या फादर की आईज ब्लू हैं तो उनकी भी आईज ब्लू होती हैं। अगर किसी के मदर के कर्ली हेयर हैं तो बच्चों में भी कर्ली हेयर होते हैं। तो ये सारे फीचर्स कहाँ से आते हैं बच्चों में? ये सारे फीचर्स बच्चों में उनके पेरेंट्स से यानी मदर या फादर से आते हैं। ब्लू आईज का फीचर पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आया? जीन्स के थ्रू। और कर्ली हेयर वाला फीचर ये पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आया? ये भी जीन्स के थ्रू आया। तो समझ आया ना आपको कि जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। जीन कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। जीन्स जो होते हैं वो फादर और मदर दोनों से आते हैं। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जीन्स हेरिडिटरी यूनिट हैं और जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। हमने देखा कि न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो भी फंक्शन सेल के अंदर होते हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, वो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हुए? सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और दूसरा न्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हो गए न्यूक्लियस के फंक्शन। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो और सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का लिविंग सब्सटेंस है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियस इज अ लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इन एनिमल सेल्स nucleus is present in the center of the cell, whereas in plant cells it is present at the periphery due to the presence of a large vacuole. Nucleus consists of nuclear membrane, nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus and chromatin fibers. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. It has pores called nuclear pores. The dense fluid present inside the nucleus is called nucleoplasm. Nucleolus is a spherical body present in the center of the nucleus. Chromosomes are made up of DNA. They carry genes. Functions of nucleus: it controls all the activities of the cell. Genes are responsible for passing genetic characteristics from parents to ऑफस्प्रिंग। अब आप बताइए कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है? चलिए मैं बताती हूँ। सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सिंगल सेल से बना है। तो बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, वो सेल में बिना किसी मेम्ब्रेन के ही प्रेजेंट होते हैं।
तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। हमने एक्टिविटी की थी, अनियन पील की सेल्स ऑब्जर्व किए थे और चीक सेल्स भी ऑब्जर्व किए थे। इन दोनों टाइप के सेल्स में जो न्यूक्लियस था वो वेल ऑर्गेनाइज था, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें प्रेजेंट थी। तो इस तरह के सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। प्लांट्स और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल होती है। तो हमने दो तरह के सेल्स की बात करी, एक वो जिसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर सेल्स आर ऑफ two type, prokaryotic cell and eukaryotic cell. The cells that do not have a well organized nucleus due to the absence of nuclear membrane are called prokaryotic cell, and the cells that have a well organized nucleus with a nuclear membrane are called यूकैरियोटिक सेल्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के अलावा जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी यूकैरियोट्स हैं, यानी इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। तो आप समझ गए ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए एक बार क्विकली प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जो बीच का डिफरेंस है उसे रिवाइज कर लें। The cells that do not have a well-organized nucleus due to absence of nuclear membrane are called prokaryotic cells. The cells that have a well-organized nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cells. The organisms that have a prokaryotic cell are called prokaryotes. For example, bacteria and blue-green algae. The organisms that have eukaryotic cell are called eukaryotes. Examples are plants, animals, fungi and protozoa.